हाल ही में एडीआर का एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि देश के सबसे गरीब सीएम जो हैं वो त्रिपुरा के माणिक सरकार हैं। वो वहाँ पर 4 बार सीएम रह चुके हैं। इसके बावजूद उनकी प्रॉपर्टी मात्र 27 लाख रुपए के करीब आंकी गई। सीएम तो ऐसे तमाम हैं जो अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं, जैसे कि मनोहर पर्रिकर का भी चर्चा में रहते हैं कि वो कहीं भी लोगों को मिल जाते हैं घूमते टहलते। वैसे ही केजरीवाल के बारे में कहा जाता है, दिल्ली के सीएम, कि वो अपनी वैगनार कार में ही घूमते हैं, जिससे वो पहले भी घूमते थे। मगर माणिक सरकार की चर्चा कम ही होती है। उसका कारण है त्रिपुरा, जहाँ के वो सीएम हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या है माणिक सरकार की पूरी लाइफ और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में हमारे साथी निखिल ने खबर की है। वो आपको पूरा समझाएंगे कि कहाँ से शुरू होता है इनका सफ़र। तो निखिल, सबसे पहले तो बताइए कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ पैदा हुए और कैसे पले बढ़े। देखिए, एक बात जो आपने जस्ट अभी कही कि माणिक सरकार का जिक्र थोड़ा कम होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल की नीली वैगनार हम खूब देखते हैं जी, और मनोहर पर्रिकर के स्कूटर वाला किस्सा हम खूब सुनते हैं। माणिक सरकार की चर्चा लगभग तभी आती है जब वो चुनाव होने वाले होते हैं और उसके बाद जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। और नॉमिनेशन जब वो फाइल करते हैं तो उसमें इस तरह के आंकड़े आते हैं कि उनके पास 1520 रुपये कैश है, खाते में 2410 रुपये हैं, तो तब उनका जिक्र आता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो एक है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी ज़्यादातर रुचि हिंदी पट्टी पे है और त्रिपुरा पूर्वोत्तर में है। और पूर्वोत्तर में भी वो एक ऐसा इलाके में है कि वो बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। आप यदि त्रिपुरा का मैप देखें तो बहुत सा आपका लोगों का पड़ता नहीं तो खबरें बनती नहीं है और इसलिए मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। और वहाँ पॉलिटिकल राइवलरी भी वैसी नहीं दिखती है जैसे कि आमतौर पर और स्टेट्स में दिखती है। इस वजह से शायद मीडिया कम जाता है। हाँ, मतलब पॉलिटिकल राइवलरी वहाँ पे है, लेकिन उसमें लोगों की दिलचस्पी थोड़ी सी कम है क्योंकि वो थोड़ा सा, आप ये कहिए कि मैप में काफ़ी दूर है, तो आप खुद नहीं जाके मिल रहे हो उस व्यक्ति से, तो वहाँ की खबर से भी आपका लेना देना थोड़ा कम पड़ रहा है। अब आपने पूछा कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो माणिक सरकार आज बहुत सादगीपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन ही ऐसा रहा है। माणिक सरकार एक बहुत साधारण परिवार में पैदा होते हैं। उनकी माँ अंजलि सरकार एक सरकारी कर्मचारी थी स्वास्थ्य विभाग में और उनके पिता एक टेलर थे। ये लोग उदयपुर में रहते थे, वहीं पे माणिक सरकार का जन्म भी हुआ जी। और वहीं से वो पढ़ने अगरतला के एमबीबी कॉलेज गए आगे चल के। और बचपन में माणिक सरकार का ज़्यादातर समय क्रिकेट खेलने में बीतता था और वो एक जो वो ज़माना था उसमें एक उम्दा बैट्समैन हुआ करते थे। उनकी उनको आज भी मतलब जो क्रिकेटर्स पसंद है उसमें बैट्समैन ही सारे हैं। सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, सौरव गांगुली हैं। तो ये एकदम हम्बल शुरुआत होती है माणिक सरकार की, एक साधारण परिवार में साधारण रुचियों के साथ में। और जब वो कॉलेज जाते हैं तब उनकी लाइफ में एक चेंज आता है जो हम आगे बताएंगे। मेरे ख्याल उसके बारे में आपके पास सवाल होंगे कुछ। जी, मतलब ये तो उनकी शुरुआत हो गई, उनका परिवार हो गया, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड हो गया। राजनीति में एंट्री कैसे हुई उनकी? राजनीति में इनकी एंट्री ऐसे हुई कि जब ये कॉलेज गए तो क्रिकेट के साथ इनको एक शौक थोड़ा सा लगा नेतागिरी का। अच्छा। पॉलिटिक्स में। और उस टाइम जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 60 का दशक था, तो त्रिपुरा में जो त्रिपुरा का इलाका था वहाँ पे अनाज की काफ़ी कमी हुआ करती थी और ये हर साल होता था। तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ सरकार के खिलाफ कि आप इस मांग पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो तब माणिक सरकार ने बड़ा बढ़ चढ़ के उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और तब लेफ्ट की नज़र उन पर पड़ी CPM की कि ये लड़का काम का है। और इस मूवमेंट में जो उन्होंने हिस्सा लिया उसके बाद इनको CPM का ये मेंबर हो जाते हैं। और पॉलिटिक्स नॉर्मली एक आप ये समझ लीजिए कि ऐसी एक फील्ड मानी नहीं जाती जहाँ पे लोगों को बहुत मतलब जैसे साल 2 साल में प्रमोशन मिलता है। लेकिन माणिक सरकार का जो करियर ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है कि जैसे आप आजकल ये होता है ना, जो IIT से लोग पास होकर निकलते हैं वो कंपनी बदलते बदलते मतलब आप देखते रह जाते हैं और 10 साल में व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है। वैसी आप ये कहिए कि माणिक सरकार की पॉलिटिक्स में ग्रोथ वैसी ही है। CPM के अंदर पहले वो पार्टी में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उसके बाद जब वो CM होते हैं तो एज CM वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं। पहली बार चुनाव लड़ने कब मिला उनको? चुनाव लड़ते हुए मतलब आप ये कहिए कि ये इनके स्टूडेंट लाइफ में जो ग्रोथ है वहाँ से ही ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आते हैं। SFI में कुछ वक्त बिताते हैं, फिर उसके बाद में 23 साल की बहुत यंग एज में त्रिपुरा की स्टेट कमेटी में CPM के शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद 78 में जब पहली सरकार बनती है लेफ्ट की, उसी साल ये CPM के सेक्रेटेरिएट में पद मिल जाता है।
तो ये यहाँ तक की ग्रोथ हुई। अब होता ये है कि ये युवा नेता ही रह जाते, क्या पता, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन 1980 में अगरतला की सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई और पार्टी ने मानी सरकार को टिकट दिया और वो जीत गए। तो ये आप ये कहिए कि इनका असल राजनीतिक अन्नप्राशन है। जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उनकी 1980 से शुरू होती है और उसी साल वो सदन में जाने के बाद चीफ विप बना दिए जाते हैं। बोलने में काफ़ी अच्छे हैं और अपनी बात बहुत अच्छे से रख लेते हैं और तेज तर्रार नेता हैं और यंग थे। तो इस चीज़ ने उनको लाइट दिलाई। इसके बाद 1993 में ये CPM के राज्य सचिव बन जाते हैं, ठीक। और फिर 93 में इनकी सरकार आती है। 1998 तक की सरकार चलती है आपके दशरथ देव की। लेकिन 98 में जब CPM चुनाव जीतती है तब दशरथ देव बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं और ये ज़रूरत महसूस होने लगती है कि अब हमें किसी दूसरे व्यक्ति को CM बनाना चाहिए। तब इनका मौका लगता है। हाँ, तो वो मौका बड़ा दिलचस्प तरीके से लगता है। CPM में ज़्यादातर ये होता है कि आप यदि पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह की लेजिस्लेटिव जिम्मेदारियां आपको कम दी जाती हैं कि आप संगठन में हैं तो आप संगठन में काम कीजिए। लेकिन दशरथ देव ने खुद ऐसा कहा कि मैं चाहता हूं कि मानिक सरकार संगठन के लिए तो काम कर रहे हैं लेकिन वो CM पद की शपथ लें। तो जो पूर्व CM थे उन्होंने ही इनका नाम आगे बढ़ाया, उनका सपोर्ट किया। जो CPM के बहुत सीनियर लीडर थे त्रिपुरा में, विद्यानाथ मजूमदार, उन्होंने, और जो नेशनल लीडरशिप थी CPM की उसमें भी हरकिशन सुरजीत इस फैसले से कन्विंस थे। तो 1998 में हम पहली बार मानी सरकार को CM पद की शपथ लेते हुए देखते हैं त्रिपुरा के सदन में। तो वहाँ से ये CM बनते हैं और उसके बाद का ट्रैक रिकॉर्ड फिर इनका बहुत बढ़िया है। जब से मानिक सरकार के हाथ में CPM एक बार आती है और त्रिपुरा सरकार आती है, उसके बाद से आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कभी 50% से कम वोट लाए हों वो किसी भी चुनाव में। अगर ये बिल्कुल पास के, अभी ये 2-3 उपचुनाव हुए थे और इन्हीं दिनों 2016 और 17 में, 2015 और 16 में, और ट्राइबल काउंसिल के चुनाव जो 2015 हुए थे उसमें कुछ सीटों पर CPM का वोट परसेंट 50 से नीचे गया। वरना जब से मानी सरकार है तब से CPM हर चुनाव में, चाहे पंचायत हो, चाहे ट्राइबल काउंसिल का हो, चाहे विधानसभा हो, 50 से ऊपर। तो उनकी इस लोकप्रियता का कारण क्या है? उनकी इस लोकप्रियता के कारण कई हैं। सबसे पहले तो मानिक सरकार की जो सादगी वाली जो छवि है वो खूब सेलिब्रेट की जाती है जी। कि जैसे बहुत समय तक के उनके पास अपना घर नहीं था, वो CM आवास में ही रहते थे। अपनी जो उनकी तनख्वाह आती थी वो पूरी उनके पार्टी फंड में चले जाती है। अच्छा। और वहाँ से वो पार्टी से एक स्टाइपेंड उनको 5,000 का मिलता है और उसी में वो घर चलाते थे। 5,000 रुपये में पूरा घर चलता है? हाँ, तो एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा भी कि आप ये 5,000 में घर कैसे चलाते हैं, आपके पास अपना घर भी नहीं है, कल को आपको CM आवास छोड़ना पड़ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो ज़ाती खर्चा है वो बहुत कम है, मुझे एक पैकेट गुलमंजन लगता है और एक 4 मीनार सिगरेट, इतने में मेरा दिन कट जाता है। हमारी ज़ाती ज़रूरतें ज़्यादा हैं नहीं। और मानिक सरकार की जो पत्नी है वो सरकारी कर्मचारी थी एक केंद्रीय एजेंसी में, अब रिटायर हो गई हैं, तो उनकी पेंशन आती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बीवी की पेंशन है हम दोनों के लिए काफ़ी है, हमारा घर उससे चल जाता है। सादगी इतनी है, आप ये कहिए कि मानिक सरकार के पास खुद की कार नहीं है, वो फ़ोन भी नहीं रखते हैं। तो कार नहीं है तो आना जाना वो बतौर CM अपने जो ऑफिशियल उनकी गाड़ी है उसमें करते हैं, वो जो लाव लश्कर के साथ चलती है। साइकिल से भी चलते हैं, काफ़ी चर्चा रहती है उसकी। हाँ, वो अगर एज त्रिपुरा CM कहीं जाएंगे तो वो उसमें जाएंगे, और अगर उनको आस ही पास निकलना होगा कहीं तो ऐसा हुआ है कई बार कि वो साइकिल पर निकल गए। तो इस वहाँ से वो साइकिल वाली बात आती है। हम सादगी पे बात कर रहे थे, तो जो इनकी पत्नी है वो भी उनकी गाड़ी में नहीं चढ़ती हैं। उनको अगर सब्जी तरकारी लानी है तो वो रिक्शा करके जाती हैं और वो खुद अगरतला के सब्जी बाज़ार में तरकारी छांटती हैं और वो दूर रहती हैं। उनकी जितनी भी बतौर CM मानिक सरकार जो भी काम करते हैं उसमें कभी दखल नहीं देती हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जब पांचाली भट्टाचार्य ने सिफारिश किसी की मानिक सरकार से की, और वो मानिक सरकार के ही सुरक्षा दस्ते की ओर से आई थी। वो ये था कि मानिक सरकार ने सुबह टहलना शुरू किया था अगरतला में, और मानिक सरकार ने उग्रवादियों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए थे। तो उनके सुरक्षा दस्ते को उनकी शंका थी कि मानिक सरकार इस तरह से जब टहलने निकल जाते हैं तो एक पैदल व्यक्ति की सुरक्षा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा उनके लिए। तो वो चाहते थे कि मानिक सरकार ट्रेडमिल पे सुबह की सैर कर ले, और मानिक सरकार इसके लिए तैयार नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह का कोई खतरा महसूस नहीं होता है। तो उन्होंने वो पांचाली भट्टाचार्य के पास गए कि उन्होंने कहा कि आप CM साहब को समझाइए, और फिर एक ट्रेडमिल ली गई। और एक बहुत अच्छी बात है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि जब उस ट्रेडमिल का बिल दिया गया तो बिल देने वाले के नाम की जगह त्रिपुरा सरकार नहीं था, वो बिल भी पांचाली भट्टाचार्य ने ही दिया था। तो मतलब सुरक्षा दस्ते की तरफ से एक सिफारिश आई
एक चीज़ ख़रीदनी पड़ी उन्हें घर में, जो कि बहुत सस्ती नहीं होती है, ख़ासकर जिस तरह की इनकम हमारी सरकार की, जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपने पैसे से ही किया। तो इस छवि का उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरा, उनके ऊपर सीधा कोई करप्शन का इल्ज़ाम अभी तक नहीं लगा है। CPM सरकार के ऊपर अलग अलग आरोप रहे हैं त्रिपुरा में, और अलग अलग नेताओं पर भी लगे हैं, लेकिन मानिक सरकार पर सीधा इल्ज़ाम आज तक के नहीं लगा है। त्रिपुरा में उग्रवाद का एक लंबा इतिहास रहा है और माना जाता है कि उससे निपटने में माणिक सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके बारे में निखिल बताएंगे। हाँ, तो वही बात है कि वो ऑपोजिशन कहीं बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जब उग्रवाद भी आया त्रिपुरा में, तो मानिक सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई थी, क्योंकि जब मानिक सरकार ने शपथ ली, उसके 20 दिन के अंदर उनके स्वास्थ्य मंत्री का मर्डर कर दिया था NLFT ने जी, जो वहाँ का एक उग्रवादी संगठन था। और उससे पहले उनके भाई को अगवा किया गया था उसी मंत्री के। तो जब वो मंत्री छुड़ाने गए थे उन्हें, ठीक है, तब उनसे कहा गया कि आप अपना सुरक्षा दस्ता छोड़ के आइए, तो हम आपके भाई को छोड़ देंगे। और तो इस तरह से फांसा और बुला करके मर्डर कर दिया। तो मानिक सरकार ने अपनी पहली प्राथमिकता बनाई कि मैं अपने राज्य में उग्रवाद से निपटूंगा। लेकिन अब निपटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि त्रिपुरा में 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो बड़ा आसान था उग्रवादियों के लिए कोई वारदात करके बांग्लादेश में जाकर छिप जाना। और क्योंकि मानिक सरकार एक CM है, तो वो सीधे सीधे बांग्लादेश की सरकार से बात कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो विदेश नीति है वो केंद्र के पाले में है। तो अगर कोई अलगाववादी संगठन है तो उससे बात करना या उससे निपटना ये केंद्रीय एजेंसियां तय करती हैं। लेकिन मानिक सरकार ने इस तरह से दिमाग चलाया कि ये एक समस्या ऐसी है जो ज़्यादा स्थानीय है, तो स्थानीय स्तर पे इसे बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। तो एक अभिनव प्रयोग हुआ त्रिपुरा में, जहाँ पे विदेश नीति के कुछ हिस्से राज्य को बनाने दिए गए और उसे एग्जीक्यूट करने दिया गया। एक योजना बनी जिसमें मणिपुर के जो टॉप ऑफिसर्स थे, सुरक्षा एजेंसी के वहाँ के सेक्रेटरी हुए, उनको भरोसे में लिया गया। दिल्ली का इंटरफेरेंस कम से कम किया गया और यहाँ से इनको हिट करना शुरू किया गया, उग्रवादियों को। उसके अलावा जानकारी इकट्ठे की गई कि ये लोग बांग्लादेश में जाकर कहाँ छुपते हैं। और उस ज़माने में 20 कम से कम बताई जाती है वो संख्या कि 20 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई बांग्लादेश में जाकर। भारतीय एजेंसियों ने बांग्लादेश की सीमा के अंदर जाके कार्रवाई की गई। अच्छा। और फिर किस्मत से हुआ कि 2008 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आई, और शेख हसीना भारत समर्थक मानी जाती है, प्रो इंडिया मानी जाती है। तो उसके बाद ये लोग वहाँ यहाँ से तो कार्रवाई हो रही है, अब वहाँ जाके छुप रहे हैं, तो वहाँ जाकर कार्रवाई कर दे रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो जा रहा है। और उसके बाद शेख हसीना के आने के बाद में बांग्लादेश की सरकार ने भी वहाँ के उग्रवादियों को अपने परिसर देना कम किया। तो अब त्रिपुरा में जो स्थिति है, एक समय वहाँ पर आसफा लगाना पड़ा था। मानिक सरकार ने 2015 में आसफा हटाया, जब उन्होंने ये पाया कि राज्य में उग्रवाद बहुत कम हो गया है। और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो डिमांड ख़त्म हो गई है। वहाँ के ट्राइबल इलाकों में आज भी कुछ संगठन सक्रिय हैं, ATTF है, NLFT है, लेकिन ये अप्रासंगिक हो गए हैं। इनमें इतनी अब ताकत बची नहीं कि ये चुनी हुई सरकार के लिए एक चुनौती बने। तो मानिक सरकार एक अलग CM हुए जिन्होंने अपनी विदेश नीति बनाई, उसे एग्जीक्यूट किया और उससे एक लक्ष्य पूरा किया। माणिक सरकार की एक और चीज़ बड़ी चर्चा में आजकल रहती है, उनके बयान। जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है भाषण देते हैं और एक से एक बातें करते हैं, वैसे ही माणिक सरकार भी चर्चा में रहे। तो क्या वो बयान रहे, उनके बारे में बताइए। देखिए, आपने शुरू में पूछा था कि माणिक सरकार की प्रसिद्धि के क्या कारण हैं, तो उसमें से एक कारण ये भी है कि माणिक सरकार कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, ठीक कुछ उस तरह से जिस तरह से PM मोदी हैं। जब वो किसी अर्बन इलाके में भाषण देते हैं तो वो बहुत उनका कट टू कट चलता है, तेज तर्रार भाषण देंगे। लेकिन चूंकि त्रिपुरा का ज़्यादातर इलाका ग्रामीण है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जब वो बतौर CM जाते हैं और रैली करते हैं या अपना चुनाव प्रचार करने जाते हैं, तो वो किस्से की शैली में अपनी बात कहते हैं। तो उसमें वो जुमले गढ़ेंगे, ठीक है, उदाहरण देंगे। अब जैसे उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने मतलब ये बात कही है, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो बात सही है। उनका बयान कैसा था, उन्होंने लोगों को समझाने की भाषा में ये कहा कि भाजपा वो चिड़िया है जो इस मौसम में आई है, ये गाना गाएगी और चली जाएगी। तो अब इन बयानों का आप ये कहिए कि सिग्निफिकेंस ऐसा बहुत कम है, लेकिन जो लोग होता है वो इस भाषा को समझता है जी। तो इस तरह से वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे मेटाफर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब भाजपा जो है वो भगवा पार्टी
कही जाती है और भाजपा को उसमें कोई समस्या भी नहीं है। CPM लाल उसका रंग है, क्रांति का रंग है, तो वो इस बात को भी अपने बयानों में इस्तेमाल करेंगे कि वो कहेंगे कि जो लाल रंग है वो खून और पसीने से बना हुआ है, लेकिन ये जो भगवा है ये अपने साथ जिस तरह की आइडियोलॉजी लेके आता है इसमें सिर्फ खून ही बहता है जी। तो इस तरह के मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उनकी जो पकड़ है वो लोगों में काफ़ी है। तो ये तो पूरी हो गई माड़ी सरकार की बात। 18 फरवरी को वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी उनको कड़ी चुनौती दे रही है, तो क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने इस बार? देखिए, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि CPM के ही पास रहा है त्रिपुरा। एक तरह से आप ये कहिए कि 2 सरकारें कांग्रेस की रही हैं और वो पहली उनको किस्मत से मिल गई थी क्योंकि जब वो केंद्र में भी थे और जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उनकी एक बार सरकार बन गई। दूसरी बार बनी जब, तब ऐसा कहा जाता है कि वो इलेक्शन बहुत फेयर नहीं था। तो इन 2 अपवादों को आप छोड़ दे तो त्रिपुरा पूरी तरह से CPM रूल में रहा है और उसमें से अब 4 बार माणिक सरकार CM रह चुके हैं। तो जितनी शिकायतें त्रिपुरा में हैं अलग अलग तरह की, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी CPM की बनती है। तो जो एंटी इनकम पूरी उन्हीं की हाँ, तो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है कि अगर आपको कोई सड़क ख़राब मिलती है तो आप माणिक सरकार से ही पूछेंगे कि साहब ये क्यों नहीं बनी है, पहली वजह। दूसरी वजह है कि माणिक सरकार की अपनी छवि काफ़ी साफ है, लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे हैं। एक रोज़ वैली चिटफंड स्कैम हुआ था जो 17,000 करोड़ के आसपास उसमें घोटाला हुआ। CPM के नेताओं पर इल्ज़ाम लगे कि उनसे पूछताछ भी की CBI ने कुछ से तो, और ये इल्ज़ाम लगे कि रोज़ वैली चिटफंड स्कैम जो हुआ उसमें CPM नरम रही, उन्होंने ये घोटाला होने दिया, सख्त कदम नहीं उठाए। तीसरी जो मुसीबत उनके सामने आएगी वो ये है कि वहाँ पे रोज़गार में भारी कमी है। तो जो पढ़ा हुआ युवा है जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका है और शहरों में रहता है, उसके पास में काम नहीं है और वो अब CPM से कट रहा है जी। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस हुए और बाकी जो लोकल इश्यूज हैं वो तो हैं ही। तो ये थी पूरी माणिक सरकार और उनकी सादगी कहानी। अब 3 मार्च को पता चलेगा कि ये सादगी त्रिपुरा की जनता को पसंद आई या नहीं, क्योंकि उस दिन इस चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं।